बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइटन का चैप्टर नंबर 14 का एक ब्रीफ सा रिव्यू करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर उन्होंने फंक्शनल सर्कुलेशन लिखे में बेसिकली क्या फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, ये तो है जो कि सारी बॉडी के अंदर किया जा रहा है। उसके अलावा स्पेसिफिक ऑर्गन्स में इसके स्पेसिफिक फंक्शन भी हो सकती हैं, जैसे कि किडनीज में सर्कुलेशन की वजह से एक्सक्रीशन होती है, तो वो किडनीज में एक सेपरेट फंक्शन आ गया। फिर उसके अलावा एक ही पॉइंट है कि जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है उसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन वेरी सिंपल, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। आर्टरीज या आर्टरियोल्स का जो स्पेशल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम आर्टरियोल्स को कंट्रोल कंड्यूट्स कहते हैं। उसकी वजह ये है कि किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड सप्लाई उसको कंट्रोल करना, उसको इंक्रीज डिक्रीज करना, रेगुलेट करना, ये आर्टरियोल्स करते हैं। सेकेंड नंबर पे फिर कैपिलरीज, सारी बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करती हैं। उसके लिए कैपिलरीज की वॉल्स के अंदर कैपिलरी पोर्स होते हैं। और वेन्स के बारे में कि वेन्स की वॉल्स बहुत थिन होती हैं, और वेन्स बेसिकली रिजर्वॉयर होते हैं, यानी कि जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ये लिखा हुआ है मेजर रिजर्वॉयर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड, क्योंकि वेन्स का डायमीटर ज़्यादा होता है तो जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बारे में आ रहा है, बहुत सिंपल सी एक डिवीजन है। अगर 100% ब्लड है तो उसमें से 84% सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है और 16% आगे प्राइमरी सर्कुलेशन में है। और फिर फर्दर 64%, 13%, 7% सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर 64% ज़ाहिर बात है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पे होगा? वेन्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ पे? अगर आपसे पूछा जाए सिंपली भी, तो दैट इज वेन्स। तो 64% वेन्स में, 13% आर्टरीज में, 7% सिस्टेमिक आर्टरियोल्स के अंदर है। और फिर जो बाकी रह जाती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ये 16% जो मैंने शो की पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें जो 9% है वो पल्मोनरी वेसल्स के अंदर है और जो 7% है वो हार्ट के अंदर है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हार्ट इज कंसिडर्ड इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है। लंग्स और हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गए और बाकी सारी बॉडी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी। फिर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आपके सर्कुलेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स के आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि एओर्टा से कैपिलरीज तक बढ़ रहे हैं और फिर कैपिलरीज के बाद दोबारा कम हो रहे हैं। ये जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एओर्टा से आर्टरीज में उससे ज़्यादा, आर्टरी से आर्टरियोल्स में ज़्यादा, ये करके सरफेस एरिया बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट जो नोट करने का वो ये है कि वेन्स के अंदर जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 times मोर देन द इक्विवेलेंट आर्टरीज। ये पॉइंट हो गया। ब्लड फ्लो क्या होता है कि वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम जो कि पास कर रहा होता है, या मैस या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पासिंग पर यूनिट टाइम, इसको हम ब्लड फ्लो कहते हैं। एफ से उसको हम डिनोट कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो को हम वी से डिनोट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज इक्वल टू ब्लड फ्लो ओवर एरिया। इसकी हम आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। प्रेशर इन वेरियस पोर्शंस ऑफ द सर्कुलेशन, यहाँ पे मैं फिगर आपको बता रहा हूँ। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ये ग्राफ है और ये ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी रिलेशन है, ये इंशाल्लाह हम एड में डिस्कस करेंगे। जैसे 120 से 80 जो है मिलीमीटर मर्करी, ये आपके एओर्टा के अंदर होता है, या लार्ज आर्टरीज भी आप कह सकते हैं। और कैपिलरीज का जो आर्टरीज वाला एंड होता है वहाँ 35 होता है, जो वेन्स वाला एंड होता है उस पर 10 होता है, और मीन जो है इसकी वो 7 है। इसी तरह प्राइमरी सर्कुलेशन की वैल्यूज लिखी हुई है, वो हम देख लेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन में बताए हुए हैं। पहला ये कि ब्लड फ्लो टू मोस्ट टिश्यूज इज कंट्रोल्ड, यानी कि ज्यादातर टिश्यू का जो ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है टिश्यू की नीड के मुताबिक, जाहिर सी बात है। अब नीड को हम किस तरह से रेगुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्युमुलेशन हो रही है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो, मतलब उसको रेगुलेट किया जाएगा, ब्लड को इंक्रीज किया जाएगा। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे, कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें ब्लड वेसल्स को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड की जरूरत है और ब्लड को रेगुलेट किया जाता है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक मजे का कॉन्सेप्ट है कि जो हार्ट है वो 4 to 7 टाइम्स अपनी आउटपुट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट 4 to 7 टाइम। मिसाल के तौर पे किडनीज को एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत है। अब अगर ये हमारा है किडनीज को एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत है तो हार्ट 4 to 7 टाइम्स अपनी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन किडनीज की जो ब्लड सप्लाई है दैट में इंक्रीज अप टू 20 to 30 टाइम्स। अब ये कैसे होगी? 4 to 7 टाइम्स तो कार्डियक आउटपुट ही बढ़ गया। बाकी क्या होगा? स्टमक में जाने वाले ब्लड को कम किया जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लड किडनी को देंगे। तो लेग्स को जा रहा है वो ब्लड कम किया जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लड किडनी को देंगे। तो इस तरह से वर्क किया जाएगा कि बाकी जगह के ब्लड को कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आगे ये आ रहा है यहाँ पे आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन में। अच्छा, पहला पॉइंट ब्लड फ्लो टू टिश्यूज कंट्रोल। दूसरा पॉइंट कार्डियक आउटपुट सम ऑफ लोकल टिश्यू फ्लोज। बहुत डेफिनेटली बात है, हार्ट में जाने वाला जो ब्लड है या हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है वो किडनी में जाने वाला ब्लड, स्टमक, लेग, लंग, सारे जो ब्लड है
उनको ऐड करेंगे तो आपकी कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। तो ये समेशन का रूल है, बहुत सिंपल। और आर्टीरियल प्रेशर की रेगुलेशन जो हो रही है, अब उसके ऊपर फिर डिफरेंट जो मतलब लिखा हुआ है कि किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल के डायलेशन के बारे में और कंस्ट्रिक्शन के बारे में बताया हुआ है, नर्वस स्टिमुलेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए ये हैं कि अगर नर्वस स्टिमुलेशन करनी है, किसी जगह पे ब्लड ज़्यादा पहुंचाना है, मिसाल के तौर पे किडनी में ब्लड ज़्यादा पहुंचाना है, स्टमक में ब्लड ज़्यादा पहुंचाना है, कई तरीके हैं। एक तो हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर दी जाएगा, फोर्स इंक्रीज कर दी जाएगी, ब्लड ज़्यादा आ गया। दूसरा, वेन्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड रिजर्वायर था, पिछले वीडियो बताया एक्स्ट्रा ब्लड रिजर्वायर होता है, वेन्स को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो भी सर्कुलेट हो जाए। वो सर्कुलेट होगा, किडनी में ज़्यादा आएगा। तीसरा, स्टमक में ज़्यादा आएगा। तीसरा, किडनी और लेग्स में ब्लड को कम किया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग, कॉज कंट्रैक्शन ऑफ लार्ज वेनस रिजर्वायर्स। और तीसरा, कॉज जनरलाइज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स। और ज़्यादा लॉन्ग टाइम इंटरवल होगा तो फिर हम किडनीज भी इसको रेगुलेट करती हैं, क्योंकि किडनीज वाटर की एक्सक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकती हैं। फिर आते हैं इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर एंड रेजिस्टेंस। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे ग्राफ के साथ इंशाल्लाह। बस यहाँ पे 2 पॉइंट्स बेसिकली हैं, मतलब एक पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्लड फ्लो के 2 बेसिक फैक्टर्स हैं। एक प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ब्लड वेसल के शुरू में और आखिर में जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और जो ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है उसको हम कहते हैं वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस और प्रेशर ग्रेडियंट 2 फैक्टर्स है जो कि ब्लड फ्लो को इफेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह हमने एफएससी के अंदर ओहम्स लॉ पढ़ा था फिजिक्स में कि V इक्वल्स टू आई आर लॉ, तो बिल्कुल सिमिलर लॉ यहाँ पे है। हमने क्या पढ़ा था कि V इक्वल्स टू आई आर, तो या फिर हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू V ओवर R। तो यानी कि करंट इज इक्वल्स टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। यानी जितनी ज्यादा वोल्टेज हो कितना ज्यादा करंट, कम रेजिस्टेंस हो कितना ज्यादा करंट। बिल्कुल सेम है। करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जो F है दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड। तो ब्लड फ्लो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वोल्टेज थी यानी कि वोल्टेज का ग्रेडियंट था, यहाँ पे क्या है? प्रेशर का ग्रेडियंट है। इस वाले ओम्स लॉ के अंदर हमने रेजिस्टेंस की थी, ये भी बिल्कुल सिमिलरली रेजिस्टेंस ये और हम उसको R से ही डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे ओहम्स लॉ कह रहे हैं। तो ब्लड फ्लो, अब डेल्टा P क्या है? P1 माइनस P2। P1 इज द प्रेशर एट द इनिशियल साइड, मतलब P1 शुरू में जो वेसल के प्रेशर है और P2 जो कि एंड में प्रेशर है, उसको हम P1 माइनस P2 करके डेल्टा P निकाल लेंगे। अगर अलजेब्रिक फॉर्म है बहुत आसान है। ब्लड फ्लो क्या होता है मैंने आपको पहले बताया, मींस द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट इन द सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और यूनिट है मिलीलीटर्स पर मिनट या लीटर्स पर मिनट। हम इसको मिलीलीटर्स पर सेकंड भी कह सकते हैं, इसके मुख्तलिफ यूनिट यूज किए जा सकते हैं। इसको मेजर करने के जो तरीके हैं, 2 तरीके हैं, उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, लेमिनर फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने पहले फिजिक्स के अंदर पढ़ा था। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसके अंदर जो फ्लूइड की लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन मिनिमम होती है, फ्लो आसान होता है, इट हेल्प्स इन द ब्लड फ्लो। और जो लेयर्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल रहता है और मतलब एक साइड पे चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज पैराबोलिक वेलोसिटी। पैराबोलिक वेलोसिटी जिस तरह हमने ग्राफ पढ़ा था पैराबोलिक, उसी तरह अभी देखिए ये हमने ग्राफ पढ़ा था, इसको हम पैराबोला कहते थे। यानी कि मिडिल में से सबसे ज्यादा, ये अगर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में पढ़ा था बहुत सी जगहों पे कि मिडिल में से सबसे ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं काइंड ऑफ पैराबोला, बाउंड्रीज पे कम है। बिल्कुल इसी तरह से जब ब्लड फ्लो करता है तो क्या होता है कि मिडिल वाली जो लेयर्स है उनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पेरिफेरल लेयर्स। इसको हमने कह दिया पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ये इस फिगर में क्या पता चल रहा है हमें, ए में उन्होंने क्या कहा कि एक फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर इस तरफ कलरलेस फ्लूइड है, राइट साइड पे कलरलेस फ्लूइड है और लेफ्ट साइड पे कलर्ड फ्लूइड है। अब कलर्ड फ्लूइड की फ्लो को हमने ऑब्जर्व करना, उसको हमने यहाँ पे फ्लो नहीं अलाउ किया हुआ। हमने जब फ्लो अलाउ किया तो क्या हुआ, पेरिफेरल लेयर्स ने तो बहुत थोड़ा ट्रेवल किया है, लेकिन जो सेंट्रल लेयर थी वो देखे कहां से कहां पहुंच गई। तो सेंट्रल लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है। उसकी रीजन आगे आएगी पॉइजन्स लॉ में। पॉइजन्स लॉ इसकी भी रीजन देता है, क्या है कि बेसिकली जो पेरिफेरल लेयर्स है ना उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। ये देखें पेरिफेरल लेयर्स को वॉल्स की रेजिस्टेंस फेस करनी है, इसलिए वो कम मूव कर पा रही है। जैसे जैसे वॉल से दूर रहती जा रही है लेयर्स, उनकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, वेलोसिटी ज्यादा होती चली जा रही है। फिर टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि जब आपका लेमिनर फ्लो नहीं रहता तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जिसमें लेयर्स की कोई मतलब सीक्वेंस अरेंजमेंट नहीं होता। टर्बुलेंट फ्लो की सेवरल रीजंस है, कुछ रीजंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ आगे लिखी है, मैं सबको कंबाइंड आपको बता रहा हूँ। वेरी हाई रेट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाए, या कोई वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या वेसल की रफ सरफेस हो, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, वेसल के अंदर कोई शार्प टर्न हो तो टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। 5वां, ब्लड पल्सेटिंग हो तो टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। 6ठा, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज डायमीटर हो जाए ब्लड वेसल का
तो लार्ज डायमीटर भी टर्बुलेंट फ्लो को कॉज कर सकता है। इसी तरह सातवां, डेंसिटी ऑफ द ब्लड। डेंसिटी ऑफ द ब्लड ज्यादा होगी तो टर्बुलेंट फ्लो ज्यादा होगा। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड कम होगी तो टर्बुलेंट फ्लो ज्यादा होगा। टर्बुलेंट फ्लो देखो ना, जिस तरह वाटर स्प्लैश होता है तो स्प्लैश में एक तरह से टर्बुलेंसी होती है। तो अगर हनी लें, उसको स्प्लैश करना ज्यादा आसान है या वाटर को? डेफिनेटली वाटर को। वाटर की विस्कोसिटी कम है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कस कम हो तो टर्बुलेंसी ज्यादा होती है, डेंस ज्यादा हो तो टर्बुलेंसी ज्यादा होती है। और इसी तरह चेंज इन डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल भी टर्बुलेंसी को कॉज करता है। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट 8 फैक्टर्स बता दी टर्बुलेंस के, एंड में हम उनको रिवाइज कर लेंगे। फिर एडी करंट्स। एडी करंट्स में एक चीज है याद करने की सिर्फ, कि जिस तरह से ये देख रहे हैं ना आपके जो करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आई तो लेयर्स का कोई सीक्वेंस नहीं रहा, वो जो करंट प्रोड्यूस हो, जो रिवर्सल प्रोड्यूस हो, उसको हमने कह दिया एडी करंट्स। वेरी सिंपल कंसेप्ट, हम पहले ये पढ़ चुके हुए हैं। ये इक्वेशन है रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है कि टेंडेंसी टू टर्बुलेंसी कितनी है। अगर ज्यादा रेनॉल्ड्स नंबर है मतलब टर्बुलेंसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी चांसेस ज्यादा है। रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो टर्बुलेंसी की चांसेस कम है। यहाँ पे हमने इक्वेशन देखी, दिस V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, D स्टैंड फॉर द डायमीटर एंड रो स्टैंड फॉर डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा हो, वेलोसिटी ज्यादा हो या डायमीटर ज्यादा हो तो टर्बुलेंसी ज्यादा होती है, और विस्कोसिटी कम हो तो टर्बुलेंसी ज्यादा होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अदर 3 वैल्यूज जो हमने पहले पढ़ लिया। बॉडी की मुख्तलिफ जगहों पे कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन ये आपकी रेनॉल्ड्स नंबर को चेंज कर सकती हैं, जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसी तरह से एओर्टा के अंदर और जहां पे टर्बुलेंसी होती है, एओर्टा वगैरह में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है और बाकी वेन्स में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिनिमम होती है। और ये उन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ पे कितनी होती है एग्जैक्टली। अप्रॉक्सीमेटली 2000 टर्बुलेंसी विल यूजुअली अकर इवन इन अ स्ट्रेट स्मूथ वेसल। ये है जब रेनॉल्ड्स नंबर राइज हो जाएगा, और जब 2000 से राइज हो जाएगा तो फिर स्ट्रेट ब्लड वेसल भी होगी तो फिर भी उसके अंदर टर्बुलेंसी अकर हो जाएगी। ये उन्होंने बताने की कोशिश की कि रेनॉल्ड्स नंबर जब 2000 से ज्यादा हो गया तो स्ट्रेट ब्लड वेसल के अंदर भी, मतलब बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी शार्प टर्न के, बगैर किसी पल्सेटिंग ब्लड के स्ट्रेट ब्लड वेसल है, फिर भी टर्बुलेंसी कॉज होगी। क्यों? क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज्यादा हो चुका है। हम आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर आ जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है? हम तो मिलीमीटर मर्करी में ही मेजर करते हैं, शुरू से देखा हमने। 1 millimeter mercury pressure equals to 1.36 centimeter of water pressure because the specific gravity of mercury is 13.6 times that of water and 1 centimeter is 10 times। वो तो मतलब बड़ी सिंपल सी चीज है, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है। और वाटर की और मर्करी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको उन्होंने कंपेयर किया है। जाहिर सी बात है मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 टाइम्स ज्यादा है। इसके बाद ब्लड प्रेशर को मेजर करने का तरीका है, इंशाल्लाह ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, बहुत सिंपल चीज है कि ब्लड फ्लो को जो रेजिस्ट करने वाली फोर्स रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो है। इस प्रेशर डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर प्रेशर 1 मिलीमीटर मर्करी होगा और सेकेंडली 1 ml पर सेकेंड, हाँ ब्लड फ्लो और प्रेशर दो चीजें उन्होंने बताई हैं। अगर प्रेशर 1 मिलीमीटर मर्करी होगा, ब्लड फ्लो 1 ml पर सेकेंड होगा, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट होगी। और ये रेजिस्टेंस वैसे यूजुअली कितनी, ये इट कैन बी एज मच एज 4 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। और बहुत कम अगर करें, डायलेटेड है ब्लड वेसल, बहुत डायलेटेड है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उसके रेजिस्टेंस एज लेस एज 0.2 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट भी हो सकती है, इतनी कम भी हो सकती है। ऑलराइट, बहुत सिंपल है कि सारी रेजिस्टेंसेस को ऐड करके हम टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं, और फिर उसका यूनिट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। अच्छा, उसके बाद आती है कंडक्टेंस। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू अ वेसल फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस। एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस में ब्लड फ्लो के कितना ज्यादा ब्लड फ्लो है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? मिलीलीटर्स पर सेकेंड पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, यानी कि मिलीलीटर्स पर सेकेंड पर प्रेशर, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि कंडक्टेंस की बात की जाए तो दैट इज इक्वल्स टू ब्लड फ्लो डिवाइडेड बाय ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लो ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है। और इसी तरह से अगर आपको रेजिस्टेंस का पूछा जाए तो रेजिस्टेंस इसकी रेसिप्रोकल है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय द ब्लड फ्लो। तो ये प्रेशर, तो ये थोड़ा मतलब इस से खुद ही अंडरस्टैंड किए जाते हैं फॉर्मूला जो मैंने बताए। और यहाँ पर बता दें कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर स्मॉल चेंजेस इन वेसल डायमीटर मार्कली,
वेसल डायमीटर के अंदर थोड़ी सी जो चेंजेस आएंगी वो भी कंडक्टेंस को बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम को शो किया कि वेसल का डायमीटर 1 to 4 टाइम्स इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे आगे उन्होंने क्या शो की हुई है, कंडक्टेंस कितनी हो गई 1 से 256, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज करने से 256 टाइम्स आपको जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो गई। इतनी ज्यादा चेंज किस वजह से आ रही है वो आगे पॉजिटिव लॉ में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक रिलेशन पढ़ा, हमें पता चला कि जो कंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर रेज़्ड टू पावर 4। डायमीटर 4 टाइम बढ़ा है तो लेकिन 4 की रेज़्ड टू पावर 4 विच इज 256, इतनी ज्यादा आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो डायमीटर की, इसका मतलब क्या है, डायमीटर की बहुत थोड़ी चेंज भी कंडक्टेंस को बहुत ज्यादा वेरी करती है। उसकी वजह क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो लेयर्स होती हैं जो कि बाउंड्री के करीब होती हैं, उन लेयर्स के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जो लेयर सेंटर में होती है उनके लिए रेजिस्टेंस कम से कम होती है, वो बहुत आसानी से फ्लो कर सकती हैं। अब एक स्मॉल वेसल है, इसमें तो जितना भी फ्लूइड होगा उसको एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फ्लो फील करनी पड़ रही है। एक लार्ज वेसल है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको उतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी जितनी इसको फेस करनी पड़ रही है, और जो अंदर वाली लेयर है बहुत कम रेजिस्टेंस, मजीद अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस। मतलब एक तो डायमीटर सिंपल चीज है कि ज्यादा डायमीटर होगा तो ज्यादा फ्लूइड गुजर सकेगा, और जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है, जो कि रेशियो पर 4 वाली चेंज आ रही है, उसकी जो वजह है वो फ्रिक्शन का कम हो जाना है। यानी एक तो जगह स्पेस ज्यादा है, दूसरा रुकावट भी कम हो गई है। तो रुकावट कम हो गई है तो बहुत आसानी के साथ फ्लो किया जा सकता है। मैं इसकी आपको पॉजिटिव की आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक रास्ता है जहाँ से किसी लोगों ने गुजरना है, और ये दूसरा रास्ता जहाँ से लोगों ने गुजरना है। इसमें भी दीवारों पे कांटे लगे हुए हैं, इसमें भी दीवारों पे कांटे लगे हुए हैं। वेरी सिमिलरली इधर भी दीवारों पे कांटे लगे हुए हैं, इधर भी दीवारों पे कांटे लगे हुए हैं। वैसे यहाँ से पूछा जाएगा एक रास्ता तंग एक रास्ता ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि जी जो तंग रास्ता है उसमें से मतलब एक बंदा गुजरे, 4 टाइम बड़ा रास्ता है तो 4 लोग गुजरेंगे, तो 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। लेकिन जो दूसरा इशू आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे एक बंदा, और वो भी बहुत स्लो गुजरा कांटों से बचता हुआ, तो यहाँ पे रेट बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जो बंदा तो कांटों के करीब है ये तो बहुत स्लो गुजर रहा है, जो बीच वाले हैं वो तो बहुत तेज गुजर सकेंगे ना, जो जितने सेंटर में आते जा रहे हैं तो उतनी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये दो फैक्टर्स करके ये फिर 4 नहीं होगा, ये 1 है और ये 256 है। इतनी ज्यादा चेंज आ जाएगी किसकी वजह से, इसकी रेजिस्टेंस की वजह से। और दिस इज व्हाट द पॉजिटिव लॉ सेज। ये पॉजिटिव लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें ब्लड फ्लो को रेडियस एंड डायमीटर, इसको हम सिमिलर देख सकते हैं, मतलब डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, लेकिन इनकी जब डायमेंशंस को देखेंगे या इनको कंपेयर करेंगे तो वो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर है और जो विस्कोसिटी है और जो लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल है, एल फॉर द लेंथ ऑफ ब्लड वेसल, न्यू फॉर विस्कोसिटी, और डेल्टा पी जारी बात है चेंज इन प्रेशर। ये प्रेशर ग्रेडियंट हम इसको कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस हम इसको कह सकते हैं। इन चीजों को हम कांस्टेंट अगर इस इक्वेशन के अंदर भी ले लें, ये इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी रेडियस की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 विस्कोसिटी एल। अगर मैं इस सब को कांस्टेंट ले लूं तो यू विल सी कि ब्लड फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। तो वही चीज है बेसिकली, बस उन्होंने कांस्टेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने पहले आपको बताया कि जो टिश्यू है वहां पे जो ब्लड जा रहा है उसको हम रेगुलेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ये है कि रेगुलेट हम किस तरह से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब पीछे से कार्डियक आउटपुट तो कॉन्टिन्यूस आ रही है सॉरी, पीछे से ब्लड तो आ रहा है, हम रेगुलेट किस तरह से कर रहे हैं, डायमीटर को इंक्रीज डिक्रीज करके। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव से क्या पता चला, ये जो फोर्थ पावर है, एक जो अच्छी चीज वो ये है कि डायमीटर में बहुत थोड़ी चेंज भी ब्लड को बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमें ब्लड थोड़ा चाहिए, ब्लड का वेसल का डायमीटर थोड़ा कम हो गया, अब अगर इस थोड़े कम करने से भी जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो हम इतना रेगुलेट ना कर सकें। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि 20 to 30 टाइम्स जो ब्लड है वो इंक्रीज कर सकते हैं हम किसी भी टिश्यू में। अब 20 to 30 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्या ब्लड वेसल का डायमीटर 20 to 30 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? नहीं, डायमीटर बहुत थोड़ा इंक्रीज करेगा लेकिन ब्लड फ्लो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर की रेशियो ऑफ 4 से प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन सीरीज एंड पैरेलल, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हुआ, ये एओर्टा आर्टरीज आर्टेरियोल शो किया। जो टोटल एओर्टा की रेजिस्टेंस है, आर्टरीज की रेजिस्टेंस है, आर्टेरियोल्स की रेजिस्टेंस है, फिर इस तरह कैपिलरीज वेंस करते करते ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है। ये आपको नजर आ रहा है ना, दे आर फॉर्मिंग अ सीरीज। जैसे इसमें भी अगर आप देखें तो एओर्टा की आर्टरीज की ये आपस में सीरीज में है, लेकिन जो रेजिस्टेंस दो आर्टरीज के बीच में है
ये तो आपस में पैरेलल में है ना, ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल में है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस आर्टेरियोल्स के बीच में, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये सारी आर्टेरियोल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये सारे स्मॉल आर आपस में पैरेलल में है, ये दोनों कैपिटल आर आपस में पैरेलल में है। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, इसको मैं 1 कह दूं, इसको मैं 2 कह दूं, तो 1 और 2 सीरीज में है, ये 3, 1 2 और 3 ये आपस में सीरीज में है, लेकिन ये आर पैरेलल्स में है। तो वेरी सिंपल, सीरीज के लिए मिसाल के तौर पे अगर हम इन्हें 1 2 3 सीरीज में लेते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 प्लस रेजिस्टेंस 3। सीरीज के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और अगर हम पैरेलल के लिए कंसीडर करें तो वो क्या होता है कि आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2। तो पैरेलल के अंदर ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। अगर आपने यहां में करें तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, सीरीज के अंदर अगर मैं एक और ऐड कर दूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक R3 R4 भी ऐड कर दूं, सीरीज के अंदर मैं ऐड करूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पैरेलल के अंदर मैं एक और ब्लड वेसल को ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे जैसे 3 आर्टरियोल्स बन रही हैं, एक और आर्टरियोल भी मैं बना दूं, तो पैरेलल के अंदर एक और को ऐड करने से जो टोटल है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक और पाथ से प्रोवाइड करें ना, तो इन ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, ब्लड को एक और रास्ता भी मिल गया। तो अब ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी होगी ब्लड के लिए, कम हो गई। पहले लोगों के गुजरने के लिए 3 रास्ते थे, 3 तंग रास्ते थे, उनको गुजरने में मुश्किल हो रही है, एक चौथा तंग रास्ता आ गया, तो कुछ लोग चौथे में चले जाएंगे ना, तो गुजरने में थोड़ी आसानी हो गई। तो ये इस तरह से है। लेकिन अगर एक लोग हर बंदे ने मैं यहां से मिसाल देता हूं, हर बंदे ने यहां से शुरू करना है और यहां पे निकलना है, अब उसको हर इन सब के बीच गुजरना पड़ रहा है। अगर मैं इसके आगे एक और ऐड कर दूं तो सबके लिए मुश्किल बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई। हाँ, अगर मैं एक रास्ता और बना दूं, 2 रास्ते और बना दूं, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, बहुत आसानी हो गई इनके लिए। तो पैरेलल में इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होगी, सीरीज में इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर किसी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली वेसल की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो टोटल जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर देगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में और रेजिस्टेंस पैरेलल में समझा दी। उसके बाद आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली पैरेलल में है पूरी बॉडी के अंदर। ये देखें यहाँ पे इस तरह से पैरेलल में है कि जो कंडक्टेंस किडनी की है, मतलब ब्लड की कंडक्टेंस है जो फ्लो कर सकता है वो किडनीज के थ्रू, फिर एक कंडक्टेंस है स्टमक के थ्रू, फिर एक कंडक्टेंस है लेग के थ्रू, ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी तरह लंग्स है, ये सारे आपस में किस तरह से हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर आप किसी की बॉडी में से एक किडनी को निकाल देते हैं, मैंने आपको बताया ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगी, कम हो जाएगी। पैरेलल में ऐड किया तो रेजिस्टेंस कम हो गई। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एक को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी क्या मतलब है कि टोटल जो कार्डियक आउटपुट है वो भी आपका कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो किडनीज का सर्जिकल रिमूवल है या एम्पुटेशन ऑफ लेग्स है, लेग्स को निकाल दिया, कोई लिम्ब को निकाल दिया, तो भी ऐसे ही होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक रास्ता बंद हो गया ना, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई और आपका वो कम हो गया, कंडक्टेंस कम हो गई। इफेक्ट ऑफ ब्लड ऑन हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मिसाल के तौर पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ब्लड लिया है, ये पहले ब्लड लिया, ये सारे के अंदर ब्लड फिल्ड था। थोड़ी देर छोड़ने के बाद यूं ये हो गया कि नीचे जो है वो आरबीसी सेटल हो गए और ऊपर जो है वो प्लाज्मा आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा और यहाँ पे सिर्फ आरबीसी है, तो वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज ओवर वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड, इसको हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। ठीक है, अगर मैं इसको 10 मार्केशन है इसके ऊपर अप टू 10, फ्रॉम 0 to 10, 4 तक आरबीसीज आ रही हैं और ऊपर जो ये 4 से लेकर 10 तक है तो ये सारा प्लाज्मा है, तो हम कहेंगे जो 40% जो है वो उसका हेमाटोक्रिट है। किस तरह से, 4/10 into 100, तो 40% जो है वो हेमाटोक्रिट आ जाएगा। अब याद करने की बात क्या है, मेल्स के अंदर 42% इज द नॉर्मल हेमाटोक्रिट एवरेज और फीमेल्स के अंदर 38% इज द एवरेज हेमाटोक्रिट। ये भी हम याद कर लेंगे। एक और बात देखिएगा, आरबीसी ज्यादा हो रहे हैं या आरबीसी कम हो रहे हैं, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन तो सेम है ना। अगर आरबीसी यहां तक आ गए, यहां तक आरबीसी है, तो प्लाज्मा तो अभी भी वही चीज है। प्लाज्मा प्रोटीन और बाकी चीजों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा कम नहीं होंगे। हाँ, ब्लड में देखेंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में आरबीसी ब्लड में है। व्हाट इज प्लाज्मा, ब्लड माइनस आरबीसी इज प्लाज्मा। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट मार्कली इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो विस्कोसिटी।
ब्लड विस्कोसिटी बढ़ रही है। प्लाज्मा की विस्कोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आरबीसी इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा में नहीं होते। प्लाज्मा के बारे में अगर आप पूछे तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी इज 1.4 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये अगर ये ब्लू लाइन है ये वाटर की विस्कोसिटी है, ये जो ग्रीन लाइन है ये प्लाज्मा की विस्कोसिटी है, और ये हम हेमाटोक्रिट को बढ़ाते जा रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ आरबीसी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा उतनी ही रहनी है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस आरबीसी। आरबीसी बढ़ते जा रहे हैं, उससे प्लाज्मा को क्या फर्क पड़ता है भाई, टोटल प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो सकता है लेकिन प्लाज्मा की विस्कोसिटी तो उतनी रहेगी, तो ये ज्यादा है और कांस्टेंट है। लेकिन ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जा रही है, और प्लाज्मा की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा क्यों है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। आगे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टिश्यू, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और, हाँ ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं ग्राफ के साथ इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा बहुत, हाँ बल्कि ये अभी यहीं पे डिस्कस होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितना हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर को, उस हिसाब से ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं होता। मैंने मीन आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज किया, ब्लड फ्लो इंक्रीज होना शुरू हो गया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैं मजीद इंक्रीज करूंगा ये इस तरह बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नहीं, मीन आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज होती है ना, रेजिस्टेंस की इंक्रीज होने की वजह से ब्लड फ्लो उतना इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है सिर्फ। फिर आता है प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप इन पैसिव वैस्कुलर ब्लड। पैसिव वैस्कुलर ब्लड वो है जिसके अंदर हम इस तरह से खुद से रेगुलेट नहीं कर रहे। इनमें क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे तो कम हो गया था क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आती, तो अगर आप आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाते चले जाओगे तो ब्लड फ्लो बहुत स्पीड के साथ बढ़ता चला जाएगा आराम से। इसमें देखें ये कॉन्स्टेंटली बढ़ने के बजाय ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। उसकी क्या रीजन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई रेगुलेशन नहीं है, प्रेशर बढ़ा डायमीटर भी बढ़ गया, ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा तो क्या हुआ, रिजल्टेंटली रेजिस्टेंस और कम हो गई। प्रेशर पहले ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस भी कम हो गई, तो रिजल्टेंटली जो ब्लड फ्लो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा। और इसी तरह अगर हम इसको कम करेंगे तो ब्लड फ्लो डिक्रीज भी करता चला जाएगा। फिर कितना कम करेंगे तो ब्लड फ्लो, मैंने कब बताया, ज्यादा करने से डायमीटर बढ़ेगा, कम करने से ब्लड फ्लो कम होगा, डायमीटर भी डिक्रीज करेगा। कितना कम हो जाए तो डायमीटर इतना डिक्रीज होगा कि ये वॉल आपस में टच करना शुरू कर देंगी, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर। ये वो प्रेशर है जिसपे डायमीटर इतना कम होता है कि ब्लड वेसल्स आपस में टच कर देती हैं। इनके अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन, 2-4 बढ़ा देना, कम कर देना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से किया जा सकता है। अच्छा, आमतौर पे थोड़ी बहुत चेंजेस जब आ रही हो तो जो आपके बाकी टिश्यूज भी होते हैं उनके अंदर भी रियलिटी में अगर देखा जाए तो वो भी इसी तरह से पैसिव वैस्कुलर ब्लड की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं। इवन द टिश्यूज, मतलब जब तक को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ब्लड की या किसी और ऑर्गन को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो खुद से रेगुलेट नहीं कर रहे होते। थोड़ा बहुत ब्लड ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी इन्हीं ब्लड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको ग्राफ के साथ बाकी चीजें समझा रहा हूँ। प्रेशर के मैंने ग्राफ छोड़ा था, ये देखिएगा ग्राफ। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वेरिएशन है 120 से लेकर 0 तक, जब पहली सिस्टोल है तो 120 तक प्रेशर जा रहा है, और जब डायस्टोल है तो प्रेशर तो 0 हो गया ना, तो ये 0। ये पल्सेटिंग प्रेशर है, सबसे ज्यादा पल्सेटिंग किसके अंदर है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में एओर्टा के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा एओर्टा के अंदर 120 to 80 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टोटल प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और वेना कैवा के अंदर मिनिमम होगा। टोटल प्रेशर कम होता जाएगा और वेना कैवा के अंदर 0 हो जाएगा, ठीक, मीन प्रेशर 0 हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पल्सेटिंग नेचर कम होती चली जाएगी और कैपिलरीज के बाद पल्सेटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, वापस हार्ट तक चला जाता है। अभी मैं इतने को डिस्कस कर रहा हूँ, अप टू द वेन्स। पल्सेटिंग नेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और वेना कैवा में मतलब कैपिलरी से 0 हो जाती है, और आगे वेन्स में भी 0 ही रहती है पल्सेटिंग नेचर। अच्छा, अब इसके रेगुलेशन जो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पल्मोनरी में देखें, क्योंकि पूरी बॉडी में करना है तो इतनी पल्सेटिंग, इतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है हमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर बहुत कम फोर्स लगानी पड़ती है, जैसे हमें पता है राइट वेंट्रिकल इज वीकर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके अंदर पल्सेटिंग कम है। इसी तरह आर्टरीज वही पल्सेशन खत्म कैपिलरीज में ही होगी, उसी तरह से होगी, लेकिन हाँ प्रेशर इसमें टोटली मीन प्रेशर ही पल्मोनरी सर्कुलेशन में बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमें सिर्फ लंग्स से सर्कुलेट करना है। ब्लड फ्लो जो है वो दैट इज गोइंग टू बी सेम इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट या पर सेकंड। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो पर मिनट या पर सेकंड गुजर रहा है कहीं से भी पर यूनिट टाइम, वो आर्टरीज में सेम है, आर्टेरियोल्स में सेम है, कैपिलरीज में सेम है, वेन्यूल्स में सेम है, वेन में, हार्ट में, और इसी तरह से लंग्स के जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड फ्लो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपको ये देखिएगा कंपैरिजन, प्रेशर का मैंने ग्राफ बनाया आपको,
ये वेन की तरफ जाते हुए ये प्रेशर कम हो गया। एरिया क्या हो रहा है, जो टोटल सरफेस एरिया उसकी बात कर रहा हूँ, एरिया कम होता है आर्टरीज का, और कैपिलरीज का सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है, और फिर एरिया कम हो जाता है वेन्स का। लेकिन ये देखिएगा वेन्स वाला मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है आर्टरीज, क्योंकि वेन्स का 4 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। एरिया की बात हो रही है। फिर आती है डायमीटर। ये देखिएगा एरिया इज इंक्रीजिंग, टोटल जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एक अगर आप वैसे का देखेंगे तो डायमीटर जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। तो अप टू कैपिलरीज, तो डायमीटर में हम इसी तरह से देखेंगे कि डायमीटर कम होता जा रहा है कैपिलरीज तक, और फिर डायमीटर इंक्रीज करता है वेन्स तक। तो वेन्स का और इसका डायमीटर मतलब सेम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वेना का और आयोटा का, तो जो डायमीटर है वो हमने एक कर्व उसकी शो कर दी। फिर आती है मीन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा है एओर्टा के अंदर, और फिर इसी तरह से मिनिमम है कैपिलरीज के अंदर। प्रेशर मिनिमम किस में था, वेना कैवा के अंदर। कैपिलरीज में थोड़ा सा ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला था, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कम होगी, और फिर कैपिलरीज के बाद वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगी। वेन में वेलोसिटी आर्टरी से डेफिनेटली कम ही होगी। अच्छा, ये जो रेगुलेशन हो रही है ये किस वजह से हो रही है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आर्टरीज, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो याद है ना बात कि ये कांस्टेंट रहेगा। अब एरिया, सरफेस एरिया आर्टरीज का मिनिमम है, वेलोसिटी आर्टरीज की मैक्सिमम है। इसी तरह ये जो एरिया है ये कैपिलरीज में बहुत कम हो गया, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसकी जो प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट रखना है। जो एरिया है वो दोबारा कम हो रहा है किसके अंदर, वेन्स के अंदर, तो वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज हो रही है। लेकिन एरिया आर्टरी से तो ज्यादा ही है, फिर भी 4 टाइम्स ज्यादा है, तो वेलोसिटी इसी तरह से कम है। हम एग्जैक्टली 4 टाइम्स नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी फैक्टर्स है जो कि उसको रेगुलेट कर रहे हैं। ये तो आपने एरिया के हिसाब से देख लिया। अब आप डायमीटर के हिसाब से देखिएगा, एक रिलेशन समझिएगा। जो कंडक्टेंस है, अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर रेज टू द पावर 4। जो डायमीटर है, ये नहीं समझे, समझिए कि डायमीटर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, और कंडक्टेंस इंक्रीज करने का वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब नोट कीजिएगा, हाँ, क्योंकि कंडक्टेंस का फॉर्मूला पड़ता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू ब्लड फ्लो ओवर प्रेशर। खैर वो एक फर्क डिपेंड है। अच्छा, डायमीटर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। ये हमने पढ़ा डायमीटर का ग्राफ। ऐसे ये कैपिलरीज के अंदर डायमीटर तो बहुत थोड़ा हो गया है। डायमीटर थोड़ा होने का मतलब क्या है, कंडक्टेंस भी बहुत थोड़ी हो गई है। तो कैपिलरीज में डायमीटर थोड़ा, कंडक्टेंस थोड़ी, तो वेलोसिटी भी मिनिमम है। इसी तरह आर्टरीज के अंदर डायमीटर ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा है, तो वेलोसिटी भी ज्यादा है। सिमिलरली वेन्स के अंदर डायमीटर ज्यादा है और कंडक्टेंस ज्यादा है, तो वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो अगर हम कंडक्टेंस के रिस्पेक्टिवली देखेंगे तो वेलोसिटी वेन्स में और आर्टरीज में सेम होनी चाहिए, मतलब एक जितनी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन काम है क्यों, हमने सरफेस एरिया को भी कंसिडर करना है। सरफेस एरिया को देखेंगे तो सरफेस एरिया वेन्स का ज्यादा होता है, डायमीटर को देखेंगे तो वो उस तरह से इक्वल जाता है। अब हम एक ब्रीफ से रिव्यू करेंगे चैप्टर को। हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या चीजें याद करने की। शुरू में हमने पढ़ा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन और मेंटेनिंग एनवायरनमेंट। फिर कंट्रोल कॉन्ड्यूट्स हम कहते हैं आर्टीरियोल्स को, किस तरह से वो पता होना चाहिए। कैपिलरी रिपोर्ट होते हैं, कैपिलरीज की वॉल्स में ये पता होना चाहिए। ब्लड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिगर्स हैं वो देख लेंगे, हमें वो पता होने चाहिए। फिर डिफरेंट ब्लड प्रेशर, वो उनकी भी फिगर्स हैं वो भी हम देख लेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 बेसिक प्रिंसिपल हमें बताए थे कि कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो और आर्टीरियल प्रेशर की सेल्फ रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट, और जो कार्डियक आउटपुट है वो समेशन, यानी कि बाकी सारों का जो ब्लड आ रहा है उसका सम कार्डियक आउटपुट होती है। फैक्टर्स ऑफ द ब्लड फ्लो ये भी हम पढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ द ब्लड फ्लो नहीं हम पढ़ चुके हैं। ग्रेडिएंट रेजिस्टेंस, मेजरिंग ब्लड फ्लो, इसको भी हमने पढ़ना है। इसी तरह से फिर एडी करंट्स क्या होती हैं टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हमने पढ़ लिया, पाउसेज लॉ क्या होता है हमने पढ़ लिया, हेमाटोक्रिट वेरी सिंपल, ये चीज माइंड में लाते हैं कि हाँ ये चीज मुझे समझ आ गई। रेनॉल्ड्स नंबर टर्बुलेंसी को जाते कितनी ज्यादा हो सकती है। पाउसेज लॉ हमने वो जो रेजिस्टेंस की वॉल्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में था, और ये जो कंडक्टेंस का रिलेशन है डायमीटर के साथ उसको एक्सप्लेन करता है। हेमाटोक्रिट आरबीसीज का वॉल्यूम, पैसिव वैस्कुलर ब्लड हमने एंड में डिस्कस किए, और रीजंस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, ये ज्यादा रीजन लिखी हुई है मैंने, जरा मुझे 2-3 जगह कंबाइन की हुई हैं। ये सारी रीजंस को भी हम कंसिडर करेंगे। अब जो बॉक्सेस के अंदर इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं।
बॉक्सेस के अंदर क्या कुछ रह गया था हमारे पास, एक तो मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो को जिस भी डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम हम फ्लो मीटर रखते हैं। दो तरह का फ्लो मीटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर और अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर बहुत सिंपल है, उन्होंने बताया कि जिस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव करते हैं तो एक हमारे पास मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, हम उस वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके दरमियान में हम एक ब्लड वेसल को प्लेस कर देते हैं और यू इलेक्ट्रोड्स को ब्लड वेसल से कनेक्ट कर देते हैं। जब ब्लड फ्लो करता है तो हमारे पास मेजर कर लेते हैं हम कितना ब्लड फ्लो किया है। अच्छा, ये जो डिवाइस यूज कर रहे हैं ये प्रोब है। इस प्रोब में क्या है, उन्होंने बताया कि प्रोब कंटेन्स बोथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सारा कुछ प्रोब के अंदर ही होता है। तो हम एक प्रोब के अंदर से वेसल को गुजारते हैं और हमें पता चल जाता है। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था ब्लड फ्लो के अंदर उसको हम बहुत माइन्यूट टाइम के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरा आ जाता है अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर। इसके अंदर क्या होता है, एक आपके पास पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल के अंदर में से वेव्स निकलती हैं। वेव्स की सही बात है वेवलेंथ होती है। ये वेव्स आरबीसीज को टकरा के वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं। जब वापस आती हैं तो इनकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर आरबीसीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आरबीसीज हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, पीछे से ये वेव आई, मैं प्रॉपर्ली शो कर देता हूँ। ये आपके पास वेव आई और ये आगे आरबीसीज हैं। अब आरबीसीज आगे को ट्रेवल कर रहे हैं तो जो वापस वेव जाएगी उसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ निकलेगी, ये वेव्स निकलेंगी किसमें से, उसी क्रिस्टल में से वापस देंगे। डिटेक्ट कौन करेगा, वो क्रिस्टल करेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जो है वो वेवलेंथ की चेंजेस को मेजर करेगा और हमें बता देगा कि ब्लड फ्लो के बारे में बता देगा। और जब तक हम कहेंगे कि एज लॉन्ग एज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल डज नॉट चेंजेस इन ब्लड फ्लो आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, यानी कि ब्लड फ्लो और ब्लड वेलोसिटी की चेंजेस डायरेक्टली रिलेटेड हैं जब तक डायमीटर चेंज होता है। हाँ, जब डायमीटर चेंज हो जाएगा तो फिर उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी तो ना इंक्रीज होगा क्योंकि डायमीटर का चेंज हो गया ना। तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास ब्लड प्रेशर को मेजर करना। ब्लड प्रेशर को हम एक तो सिर्फ मैनोमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत माइन्यूट सेकंड्स में जो इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर है उसको अगर मेजर करना हो तो सिग्मा मैनोमीटर सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मर्करी की रेजिस्टेंस है जिस वजह से वो बहुत जल्दी इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता, बहुत जल्दी माइन्यूट जो चेंजेस हो रही है उनको नहीं बता सकता। तो हम इसके लिए हाई फिडेलिटी मेथड यूज कर लेते हैं। इसके अंदर होता है बेसिकली क्या है कि एक चैम्बर होता है, जो ब्लड प्रेशर का ब्लड आ रहा है वो इस चैम्बर के अंदर आ जाता है। हम एक इस चैम्बर की जो एक वॉल है वो इलास्टिक थिन मेटल मेम्ब्रेन की बना देते हैं, थिन इलास्टिक मेटल मेम्ब्रेन। अब ये देखिएगा यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये मिसाल के तौर पर ब्लड वेसल के अंदर हमने ये जगह डाल दी है, तो जो ब्लड प्रेशर होगा, प्रेशर से ब्लड आ रहा है उसके अंदर इस चैम्बर के अंदर भी फिल होता जाएगा। ये उसकी मेटल मेम्ब्रेन है। अब इसके मतलब पार्ट्स है ना, जो तीसरा हिस्सा इसके अंदर हम जो मतलब तीसरा फंक्शन इसका होगा वो ये होगा कि हमने इसको मेजर भी करना है। पहले तो ब्लड को ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके मेम्ब्रेन इंक्रीज डिक्रीज मतलब उसकी मेम्ब्रेन बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बल्ज कर रही है या नहीं कर रही, और फिर उसके जो बल्जिंग है उसको हमने मेजर भी करना है, उसको हमने शो भी करना है। वो कैसे शो करेंगे? एक तो ये हो सकता है कि हम ऊपर एक मेटल प्लेट को प्लेस कर दें। अब क्या होगा, ये मेटल मेम्ब्रेन है, ये मेटल प्लेट है, इनके बीच में कैपेसिटेंस होगी, वायर जो कनेक्ट करिए तो बीच में कैपेसिटेंस होगी। जब ये ऊपर जाएगी डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, हम कैपेसिटेंस की इंक्रीज डिक्रीज से मेजर कर लेंगे जो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि इसी मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेटल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये आयरन का पीस निकला हुआ है और इर्द गिर्द हमने कॉइल लगा दी। अब जब ये आयरन का पीस इसके अंदर ज़्यादा जाएगा या थोड़ा सा कम जाएगा तो आयरन के पीस मतलब इसके अंदर आयरन का पीस कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये इस कॉइल की इंडक्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। इस इंडक्टेंस की इंक्रीज डिक्रीज को भी हम इस तरह वायर से मेजर कर लेंगे, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये जो मेटल मेम्ब्रेन थी वायर को कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस वायर है। जब ये अंदर को जाएगा यानी कि नीचे को आएगी मेम्ब्रेन तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी वायर की, और लेंथ बढ़ने से जाहिर बात है लेंथ भी बढ़ेगी, डायमीटर कम होगा, इन दोनों चीज़ों से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और अगर ये ऊपर को निकली तो वायर की लेंथ कम होगी और रेजिस्टेंस जो है वायर की वो डिक्रीज हो जाएगी। हम वायर की रेजिस्टेंस को मेजर करके भी तीसरे तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं। तो दिस वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 ऑफ गाइटन।